Hello everyone, welcome back to our classes for CA Intermediate Financial Management. तो लास्ट क्लासेस में बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने, बहुत सारी बातें कर ली कि कौन कौन से डिसीजंस होते हैं, क्या कैसे कब होना है। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले शुरू करें, कुछ बातें कर लेते हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए थे पहले और अभी भी कि सर ये जो आपने लास्ट में 3 डिसीजंस बताए, क्या हमेशा ये ज़रूरी है क्या कि ये सीएफओ लेता हो? मेरा फिर से वही आंसर होगा। देखिए, सीएफओ तो हमने एक रोल देखा कि कंपनी में एक रोल है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज़्यादा हायरार्की होगी। हो सकता है सीएफओ के नीचे पूरा डिपार्टमेंट हो, पूरी टीम हो बड़ी, तो उस बेसिस पर डिपेंड करता है कि कौन डिसीजन। लास्ट में अगर आप लास्ट वाली क्लास वापस देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक और ये कि सर रेफरेंस बुक्स हम लोगों ने जैसे देखा कि केस स्टडीज हम लोग रेफरेंस बुक्स नॉलेज एकेडमी की खुद की बुक्स हैं और क्वेश्चन बैंक है नॉलेज एकेडमी का, हम वो ही रेफर करने वाले हैं और जिसमें हम 100% कवर करेंगे। मॉड्यूल आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसके सारे क्वेश्चंस हम 100% करने वाले हैं, वो तो पूरा कवर होने। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट क्लास में पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा ला रहे हैं और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या पैसा ला रहे हैं फिर उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो नॉर्मल सी बात हमने देखी, हमने क्या देखा? हमने कहा सर जो मेरा कॉस्ट है पैसे लाने का और जो मेरा रिटर्न है, तो मेरा रिटर्न उससे ज्यादा होना चाहिए। दैट मेक्स सेंस। यानी कि अगर मैं कुछ पैसा अरेंज कर रहा हूं और उसकी कॉस्ट सपोज 20% है, 20% है ना, तो यानी कि मुझे जो रिटर्न उस पर अर्न करना है वो 20% से ज्यादा ही करना होगा। 20% से ज्यादा क्यों? तभी तो प्रॉफिट है। मान लीजिए 20% पर मैंने पैसा अरेंज किया, फाइनेंस किया और उसे इन्वेस्ट करके मैंने अर्न किया 30%। ठीक है, मेरा रिटर्न निकला नेट रिटर्न, ठीक है, मेरा प्रॉफिट। तो इट मेक सेंस। तो हमने जो कॉस्ट वाला पार्ट है, जो फाइनेंस करते टाइम हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, वो वाली चीजें हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विटी डेट की बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में, उन्हीं का हम कैलकुलेशन करेंगे कि कॉस्ट हमें पता पड़े, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और उसके बाद हम आगे बढ़े। इक्विटी और डेट का डिस्कशन वापस कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना। ठीक है सर, तो पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड बाय प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। जो लोग हमें पैसा दे रहे हैं, जो लोग हमें पैसा दे रहे हैं वो कितना एक्सपेक्ट करते हैं, उसे हम, हमारे लिए तो कॉस्ट हुआ। ठीक है ना, हमारे लिए हम पैसा ले रहे हैं तो हमारे लिए तो कॉस्ट हुआ। ठीक है, तो जो वो लोग हमें पैसा दे रहे हैं, जो लोग हमें पैसा दे रहे हैं वो हमसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते हैं। तो बात करते हैं कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने वाले हैं आज। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आज जो हम क्वेश्चंस के आंसर देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस आपके पास लाइफ के हर फेज में बार बार आने वाले हैं। आप थोड़े दिन बाद और आगे बढ़ोगे, फाइनल में आओगे, ये क्वेश्चन वापस आएगा। आप लोग करियर में आगे बढ़ोगे, ये वाले क्वेश्चंस वापस आएंगे। मन में ये क्वेश्चन बार बार आते, अभी समझ लेते हैं ताकि कभी कंफ्यूजन ही नहीं का। ठीक है, इक्विटी की बात करते हैं सर, इक्विटी। ठीक है, एग्जाम्पल लिया था हमने, हम इक्विटी ओनरशिप दे देते हैं। तो मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट ₹50,000, ₹50,000 इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर। हमारा जो प्रॉफिट था, उन्हें जो प्रॉफिट दिया उनका, ठीक है, यानी कितना परसेंट रिटर्न दिया हमने उन्हें? हमने उन्हें 10% रिटर्न अभी दिया। हमने कहा आपने हमारे बिजनेस में ₹50,000 लगाए थे, तो हमने आपको हमारे जो बना और उसमें प्रॉफिट में से जितना आपका शेयर
वो 5000 बनता है, तो आपको रिटर्न मिला 10%। ठीक है, पर पर अब इन्वेस्टर के दिमाग में क्या चल रहा है ये सोचता है, जिन्होंने हमें कैपिटल दी ना, उन इन्वेस्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। तो इन्वेस्टर सोच रहा है कि आपका बिजनेस बहुत रिस्की है, आपका बिजनेस तो रिस्की था, और जब मैंने पैसे लगाए आपके बिजनेस में, जब मैं आपके बिजनेस में पैसे लगाए, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम मुझे 50,000 पर था। अच्छा, 20% एक्सपेक्टेशन मेरे मन में कहां से जागी? तो मैंने देखा कि भाई मार्केट में जाता हूँ, मार्केट में जाकर जब मैं बैंक्स के पास जा रहा हूँ, तो वहां पर एफडी करवा रहा हूँ, एफडी में मुझे 8% रिटर्न, तो वैसे एफडी करवा रहा हूँ बैंक के पास जाकर, तो मुझे 8% रिटर्न तो वैसे ही मिल रहा है, जिसमें कोई रिस्क नहीं। रिटर्न तो आएगा एफडी पर, चाहे प्रॉफिट और लॉस, उससे कोई मतलब नहीं है, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, तो फिक्स्ड रिटर्न 8%। अब अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ ज्यादा, मैं रिस्क बढ़ा रहा हूँ अपना, मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं रिस्क किया है कि कभी अगर लॉस हुआ तो मुझे, अगर आपको कभी लॉस हुआ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं इतना रिस्क ले रहा हूं ना, तो इतने रिस्क के लिए मैं रिटर्न भी एक्सपेक्ट करता हूं। तो इन्वेस्टर ऐसा सोच रहा है, और हमने तो 10% दिया। अब इन्वेस्टर क्या कर सकता है? इन्वेस्टर बोलेगा एक काम करो, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया ना हमारे बिजनेस में, तो इन्वेस्टर बोला कि ये पैसे आप मुझे वापस दे दो। क्यों? क्योंकि आप तो 10% प्रॉफिट दे पा रहे हो, मतलब मेरे जो रिटर्न बैठ रहा है 50,000 पे, वो 10% है, पर मेरे हिसाब से 20% होना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन 20% है जो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे पैसे वापस दे दो। तो ऐसे इन्वेस्टर पैसे वापस ले सकते। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट हमें जानना जरूरी हो गया अभी। अब अगर मैं इस इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में इन्वेस्टेड रखना चाहता हूं, अगर मैं इस इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में इन्वेस्टेड रखना, रिटर्न, तो इस केस में कॉम्प्लिकेटेड, इस केस में हमारी करेंगे, हाल आगे चल की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट होता है, हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है, लास्ट क्लास में याद होगा। सेम इन्वेस्टर बोला चलो डेट है, हम इंटरेस्ट देंगे, यानी ठीक है। तो ये इन्वेस्टर रेडी हो गया। अब बोलेंगे सर पहले तो इन्वेस्टर 20% मांग रहा था, अब 10% में कैसे मान गया? क्योंकि ये तो फिक्स्ड है ना, इसका प्रॉफिट और लॉस से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका प्रॉफिट और लॉस से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये तो फिक्स्ड है, डेट है। ठीक है, तो हमने किया। अच्छा, क्या इन्वेस्टर अभी भी आगे चलकर एक्सपेक्टेशन बढ़ा सकता है क्या अपनी? हाँ, हो सकता है। मान लीजिए इन्वेस्टर को पता पड़ा कि हमारी कंपनी धीरे धीरे सेल्स में नीचे जा रही है, हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, या हमारी कंपनी ने कोई लोन था उसका रीपेमेंट करने में देरी कर दी, तो इन्वेस्टर सोचेगा यार इन्होंने तो लोन पे ही पेमेंट नहीं किया, तो हो सकता है मेरा फिक्स पेमेंट भी ये लोग ना कर पाए, हो सकता है। मुझे डर लगा, इन्वेस्टर को क्या डर लगा कि हो सकता है मेरा पेमेंट भी मुझे टाइम पर नहीं कर पाए, तो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ फिर रिस्क बढ़ा मेरे लिए। क्या रिस्क है मेरा? रिस्क ये है कि हो सकता है मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले, तो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ी। मैं माइंडसेट, मेरा माइंडसेट कैसे काम कर रहा है, फिर से मैं कंपैरिजन करूँ, मिल रहा है पर अब रिस्क भी बढ़, 15% रिटर्न चाहिए होगा अगर मैं इस रिस्क के साथ इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहता हूं तो। ठीक है ना, इस तरीके से काम करता है। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, आप बोलेंगे सर क्वांटिफाई कैसे किया आपने? ये जो डर लग रहा है उन्हें, ये जो डर है ना मन में कि कहीं मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिले, तो इस डर को क्वांटिफाई कैसे करें, इसको नंबर में कैसे ले? क्वांटिफाई करना मतलब कि ये डर को मैं नंबर्स में कैसे लेकर क्या हूँ, यही तो हमें इस चैप्टर में सीखना है। यही हम सीखेंगे कि किस तरीके से काम होता है, और हम ये भी देखेंगे कि हम जो हमें दिखता है नॉर्मली, वो चीजें जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो बिल्कुल अलग बन जाती है।
बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है कि चलिए कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अभी तो डिस्कशन कर लिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इसका सिग्निफिकेंस क्यों ज़रूरी है, ज़रूरत है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। सिंपल सी बात सर, पहली चीज पैसा अरेंज भी करते हैं, पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ी 1 लाख रुपीज, और मैंने सोचा मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूँ। मेरे पास 3 ऑप्शन आए। 1 लाख रुपीज डेट 10%, ऑप्शन 1 लाख रुपीज 11% पर डेट से इक्विटी। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से ऑप्शंस को कंपेयर करने वाला हूं। सर पहले तो हम डिसीजन लेंगे कि हमें इक्विटी में कंपेयर करेंगे। तो हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि इक्विटी और डेट में से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विटी और डेट में से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज्यादा रिस्क। जब मिल रहा है 1 लाख रुपीज तो हम 10% पर लेते हैं ना। कंपैरेटिवली इसमें रिस्क भी कम है, कंपैरेटिवली तो हम इवैल्यूएट कर पा रहे हैं। पर ये इवैल्यूएशन कैसे कर परसेंट कहाँ से आया है, तो वो कहाँ से आएगी वो हम अभी कैलकुलेट करना सीख। मतलब क्या होता है, हम लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जिसे सेल करते हैं उन्हें क्रेडिट पर दे देते हैं, हम क्रेडिट पर हम सेल्स करते हैं। और हमने एक पॉलिसी बनाई कि अगर आप 20 डेज में हमें पेमेंट करोगे तो हम आपको इतना बेनिफिट देंगे, आप 30 डेज में पेमेंट करोगे हम आपको इतना बेनिफिट देंगे, और इस हिसाब से अलग अलग हमने डिसाइड किया। डी मार्ट का नाम सुना है क्या? डी मार्ट का नाम सुना है क्या किसी ने? सर सुना है डी मार्ट का नाम। तो आप अगर डी मार्ट की केस स्टडीज पढ़ेंगे, जो हम भी शायद आगे चलकर पढ़ने वाले हैं, तो डी मार्ट की केस स्टडी में एक बहुत बहुत अच्छी बात यह है कि डी मार्ट की क्रेडिट पॉलिसी बहुत अच्छी है। डी मार्ट के पास जो एडवांटेज है ना आज, ये इतना बड़ा इसलिए भी है, मार्केट एक्सपर्ट्स ये लोग बताते हैं कि इनकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत अच्छी है। चलिए मौका पड़ा तो आगे जाकर देखेंगे कि इनकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, क्या है, किस तरीके से ये करते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस देख लिया है। नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग क्या डिसाइड करने, हम लोग काम करते हैं, हम लोग पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम लोग पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमें कॉस्ट कैलकुलेट कर पॉइंट्स। सर हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, हम जो पैसा अरेंज कर रहे हैं ना, हम पैसा अरेंज कर रहे हैं यानी फाइनेंसिंग से जो हमारे पास पैसा आ रहा है या फिर हम इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, तो हम कुल मिला के क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी वो पैसा लगाया उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं समझिएगा, बड़ा इंटरेस्ट। ऑब्वियस ही बात है सर कि अगर मैं कोई ऑप्शन देख रहा हूँ, अगर मैं कोई ऑप्शन देख रहा हूँ, सपोज फाइनेंसिंग की बात करें, अगर मैं एक ऑप्शन देख रहा हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, और ये वाले ऑप्शन को मैं इवेल्युएट करके इसकी कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने देखा मुझे 1 लाख रुपीज चाहिए, अब मैं इसका कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या,
इनफ्लो मतलब मुझे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, पहली चीज। अगर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इनफ्लो है तो दूसरा क्या होगा, आउटफ्लो। यानी पैसा मिल रहा है, वापस तो करना ही पड़ेगा, या तो पैसा वापस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा। तो आउटफ्लो कितना हो रहा है, कि पहली बात तो इनफ्लो कितना मिलेगा, फिर धीरे धीरे उसे रीपे करूंगा, तो आगे आउटफ्लो क्या क्या होने वाला है, क्या सर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो डिपेंड करता है कौन सा डिसीजन है। अभी हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है हमारे पास, बारे में भी बात करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करना चाहूंगा। तो क्या हुआ, कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया, मैंने रिसीव किया, मैंने कहा हेलो। बोला सर मैं एबीसी बैंक से बोल रही हूँ और आपको बताना चाहेंगे कि आपके अकाउंट पर आपको मिल रहा है एक इंटरेस्टिंग ऑफर। मैंने कहा अच्छा बताइए। बोले सर इंटरेस्टिंग ऑफर ये है कि आप एलिजिबल हो 10 लाख रुपीज के लोन के लिए, विच इज कमिंग एट जस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ जस्ट 7%। उनने मुझे सिर्फ 7% पर हम आपको 10 लाख रुपीज दे रहे हैं, आप हाँ कीजिए, थोड़ी देर में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे 10 लाख रुपीज 7% पर मिलते हैं तो मैं इस पे कितना अर्न कर सकता हूं। तो मैंने एक कैलकुलेशन किया, तो मैंने कहा % अर्न कर सकता हूं, तो ये ऑफर मुझे लेना चाहिए क्या, ये जो ऑफर मुझे मिल रहा है अभी, ये मुझे लेना चाहिए क्या, बताइए। सर बोलेंगे बिल्कुल ठीक सर, कॉस्ट 7% है, आप 10% अर्न कर रहे हो तो आपको लेना चाहिए ना, क्योंकि आप वैसे भी 3% आपको एक्स्ट्रा मिल गया। हाँ, पर यहाँ पर एक कैच है, क्या। तो मैंने उन्हें कॉल पर बोला, मैंने कहा मैम ये तो ठीक है, आप 7% मुझे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, पर क्या इसके अलावा और भी कुछ चार्जेस देने होंगे क्या। उन्होंने बोला हाँ, प्रोसेसिंग फी लेंगे आप। ओके, उन्होंने बोला प्रोसेसिंग फी भी लेंगे हम आपसे, जो होगी एक बार लगेगी, पर जो होगी 3% ऑफ लोन अमाउंट, यानी 3% ऑफ 10 lakhs। अब मुझे बताइए कि अब जब मैं कंपेयर कर रहा हूं, मैं जब कैलकुलेशन कर रहा हूं कि मैं कॉस्ट तो मुझे इतनी पड़ी और रिटर्न में इतना अर्न कर सकता हूं, तो मैं कंपेयर करूं या इस 3% को भी इनकॉर्पोरेट करूं अपने कैलकुलेशन में, बताइए जी। करूं क्या इस 3% को भी इनकॉर्पोरेट। सर बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे आप इस 3% को इनकॉर्पोरेट, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो हम कॉस्ट का पार्ट ही बनेगा। तो मैं सिर्फ इन दोनों को नहीं, मैं इसे भी अपनी कैलकुलेशंस में इंक्लूड करूंगा। तो आज के बाद जब बात हो रही होगी ना कभी लोन की, तो हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ जो बाहर इंटरेस्ट रेट, देखिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो मार्केटिंग के टाइम आपको हमेशा यही बताएंगे, क्या, कि 10 lakhs एट द रेट दिस परसेंट दैट परसेंट, पर नॉर्मली वो इसमें इंक्लूड नहीं करते क्या, प्रोसेसिंग चार्ज या एनी अदर फीस और चार्जेस। हम ये नहीं बोल रहा हमेशा 3% होता है, इट वेरीज, अलग अलग बैंक्स, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपसे अलग अलग परसेंटेज चार्ज करते हैं, ठीक है। पर हाँ, मैं अपनी जब कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो इसे मैं इंक्लूड करूंगा। तो ये पॉइंट आप देखिएगा, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर नेट इनफ्लो और नेट आउटफ्लो, यानी इनफ्लो देखना जरूरी, आउटफ्लो देखना जरूरी, और क्रेडिट पॉलिसी तो देखेंगे। तो इनफ्लो मेरा यहाँ कितना हो जाएगा, 10 lakhs होगा क्या। नहीं सर, यहाँ पर मेरा इनफ्लो 10 lakhs नहीं होगा, यहाँ पर तो दे दिए, तो मेरे पास नेट कितना है, 9,70,000, ठीक है। कैलकुलेशन अभी करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ ताकि और हम चीजें देख। तो अब बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट की, अब कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं।
तो सर डेट शॉर्ट टर्म भी होता है, डेट लॉन्ग टर्म भी होता है। शॉर्ट टर्म को पीरियड के हिसाब से देखूं तो एक हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट। चलते हैं आगे, बात करेंगे लॉन्ग टर्म डेट के बारे में, बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि जो लोग हमें डेट दे रहे हैं वो हमसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। अब लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या सर? लॉन्ग टर्म डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें लॉन्ग टर्म डेट? सर लॉन्ग टर्म डेट के बहुत सारे जगह से हमें मिल सकता है। लोग अपने लॉन्ग टर्म डेट ऑप्शंस लेकर आते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर। तो आप पूछ सकते हैं क्लास के बीच में भी, क्लास के एंड में भी, कुछ भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप लोग। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, चलिए, तो कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट की। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे ही मैंने यहाँ पर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लिखा तो आप लोगों ने कहा सर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सुनकर हमें याद आता है कि हमने पहले भी इस तरह की कुछ चीजें सुन रखी है, पर एग्जैक्ट तो कभी पता नहीं कि क्या है, एग्जैक्ट नहीं देखा, और कभी शायद देखा भी, कुछ लोगों ने देख भी रखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देख रखा होगा। तो थोड़ा बताइए बॉन्ड्स डिबेंचर्स क्या होते हैं। चलिए इस बात पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो सबसे पहली टर्म इंपॉर्टेंट हम लोग देखने, फेस वैल्यू। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म जो आज हमारा है वो है सर फेस वैल्यू का क्या मतलब है? चलिए, तो हम लोग फिर से वही प्लान करेंगे। हम लोगों का और हम लोगों को फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ी है, हम लोगों को चाहिए, लेट्स से अगेन, लेट्स से वी नीड 1 लाख रुपीज़। तो हम लोगों ने प्लान किया, लोगों ने प्लान किया कि 1 लाख एक जने से लेना तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम एक इन्वेस्टर को जाकर बोलते हैं कि आप हमें 1 लाख रुपीज़ दीजिए, तो हमने कहा कि शायद वो मना कर दे। पर अगर हम 100 इन्वेस्टर्स से जाकर बोलेंगे कि हमें 1000 रुपीज़ दीजिए, तो वो ज़्यादा ईजी है, वो ज़्यादा ईजी है। हाँ, तो सर हमने प्लान किया कि हम 100 इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे और उन्हें बोलेंगे आप सब लोग 1000 रुपीज़ ईच हमारी कंपनी में डेट, डेट लॉन्ग टर्म डेट मोड से। जी ऑब्वियस ही बात है, लॉन्ग टर्म डेट बोला तो आपने कहा सर साथ में एक परसेंटेज, एक इंटरेस्ट रेट भी। फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हमने क्या किया, हमने कहा हर इन्वेस्टर जब हमें हमें कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा, कोई प्रूफ, कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा बॉस। ऐसे थोड़ी कि हाँ सर मैं आपको पहुंचा दूंगा पैसे, ऐसा ऐसा तो नहीं चलेगा, हमें कुछ देना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, हम एक पेपर बनाकर देंगे इन्हें, ठीक है। उसमें क्या क्या लिखेंगे? सबसे हम कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर हम नीचे उनका नाम लिखेंगे क्या? फिर हम ये लिखेंगे कि ये जो एक है बॉन्ड या डिबेंचर, हम इस पर मेंशन करेंगे कि इसका फेस वैल्यू है 1000 रुपीज। फेस वैल्यू जरूरी क्यों है? क्योंकि 10% किसका? 10%,
क्योंकि फेस वैल्यू पर ही हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पर हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान सुनना है। मैं बोल रहा हूँ वापस बार बार काम आएगा, ये लंबी चलेगी, ठीक है। इन्वेस्टर, पहले इन्वेस्टर के आपको ये लिख कर देंगे पेपर पर, और ये सब चीजें लिखी हुई होंगी इस पर के 1000 हमने आपसे लिए हैं, और इस पर हम हर साल आपको 10% इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट के हिसाब से देंगे। इसका कैलकुलेट होगा 10% ऑफ 1000 हम आपको देते रहेंगे। और दूसरी चीजें भी हो सकती है, जैसे कितने टाइम देंगे, जो भी डिटेल्स हो वो इस पर मेंशन होंगी। अब इसी तरह के हम, क्योंकि हमें 1 लाख रुपीस चाहिए थे ना, कितने टोटल बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, हम 100 बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर, जो पहला इन्वेस्टर था ना, उनको हमने ये बोला, इन्वेस्टर नंबर 1 खुश हुआ। इन्वेस्टर नंबर 1 ने कहा मैं तो 2 लूंगा, ये मतलब मैं आपकी कंपनी में 2000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा। तो हम उसे सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स बनाकर दे देंगे। दूसरे में भी सब चीजें लिखी होंगी, इस तरीके के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होंगे। तो हमने उन्हें 2 बॉन्ड्स बनाकर दे दिए। हमने कहा ठीक है, आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है, हाँ 1000 प्लस 1000, 2000 रुपीज, और इस पर हम इंटरेस्ट आपको देंगे। यहां तक समझ, जल्दी से बताइए, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है इसलिए बताइए, समझ आया तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी यहां तक तो समझ आया, मैं इन्वेस्टर नंबर 1 को 2 बॉन्ड्स दे चुका हूं, ठीक है। कुछ दिन बाद, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ दिन बाद क्या हुआ, %10 हम ऑफर कर रहे हैं। इन्वेस्टर 1 को लगा कि यार ये जो बॉन्ड्स हैं ये मुझे बेचने हैं, ये बॉन्ड्स मुझे बेचने हैं, ठीक है। इन्वेस्टर नंबर 2, इन्वेस्टर नंबर 1 जो है उन्हें पैसे चाहिए, तो वो बॉन्ड्स किसको सेल करें, इन्वेस्टर नंबर 2 को सेल करना है। अब क्या किया जाए, मिस्टर 1 ने बोला मिस्टर 2 को, बोला आप मुझसे ये बॉन्ड्स ले लीजिए, 1000 मैंने खरीदे 1000 पर, आप ले लीजिए। तो फेस वैल्यू पर लेने की बात चल रही है, पर जो ट्रांजैक्शन होगा वो तो मार्केट वैल्यू पर होगा। मेरी बात ध्यान से, जो मार्केट वैल्यू और क्या ये सेम भी होते हैं, क्या सेम हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, पर अलग अलग होते हैं, और मेजॉरिटी केसेस में आप देखेंगे अलग अलग ही होंगे, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ऊपर होगा। अब सर वो क्या चीजें होती हैं, वो क्या चीजें होती है जो मार्केट वैल्यू को फेस वैल्यू से अलग बनाती हैं, जो मार्केट वैल्यू को फेस वैल्यू से अलग, ये होता है। तो 10%, उनको भी 1000 रुपीज पर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। यार ये कंपनी जो है ना, और मार्केट में बात फैली, मार्केट में सब लोगों को पता पड़ा कि ये जो कंपनी है ना बहुत अच्छा नहीं करने वाली है। कंपनी धीरे धीरे लॉसेस की तरफ जा रही है, कंपनी धीरे धीरे लॉसेस की तरफ जा रही है, यानी रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है। तो मार्केट में बात फैली हुई है, इन्वेस्टर नंबर 1 को भी पता है, इन्वेस्टर नंबर 2 को भी पता है, और मिस्टर जो हमारे इन्वेस्टर 1 बोला कि आप ये मुझसे 1000 में ली, तो इन्वेस्टर नंबर 2 क्या बोलेंगे, इन्वेस्टर नंबर 2 बोल रहे हैं कि नहीं 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 1000 में नहीं लूंगा, 1000 में नहीं लूंगा। ऐसा क्यों, कम में क्यों, क्योंकि रिस्क बढ़ गया है। आपने जब लिया था, वो बोल रहे हैं मिस्टर 2 बोल रहे हैं 1 को, आपने जब लिया था
तब तो कंपनी बहुत अच्छा थी, रिस्क बहुत कम था, पर अब कंपनी में रिस्क बढ़ गया है, तो 950 में लूंगा मैं आपसे, आपको बेचना है तो बेचो। ट्रांजेक्शन तो हो गया, ये ट्रांजेक्शन तो हो चुका है मिस्टर 2 के पास। मिस्टर 2 के पास अभी आपने देखो, तो ये अब किसके पास आ गया, मिस्टर 2 के पास आ चुका है। इन्वेस्टर नंबर वाला ये सोच समझकर बताना कि मिस्टर 2 को, जब ये मिस्टर 2 एक साल रख लेंगे अपने पास ये बॉन्ड, तो उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। दो ऑप्शन हो सकते, नाइन फिफ्टी इंटू 10, तो से कौन सा वाला राइट, सब लोग बताएं। सोचने वाली बात है, अभी अभी डिस्कशन किया कि जब बॉन्ड पर जो वैल्यू लिखते हैं वो फेस वैल्यू होती है, वो फेस वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, वो फेस वैल्यू हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसी पर हम लोग हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। मार्केट वैल्यू से इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो टाइम के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ चेंज होती रहेगी। मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, आज कंपनी बुरा कर रही है डिस्काउंट पे, कल कंपनी बहुत अच्छा करेगी तो प्रीमियम पे, हाँ सकता है। अरे सर देखिए कैसे हो सकता, की बात है, किसे पता है, मिस्टर 2 को पता है कि मैंने तो 950 पे लिया, 950 पे मिस्टर 2, नंबर 3 आ चुके हैं। इन्वेस्टर नंबर 3 ने बोला कि ये बॉन्ड खरीदना है, इन्वेस्टर नंबर 3 ने बोला मुझे आपसे ये बॉन्ड खरीदना है, और ये सब बात हो चुकी है कि अब जमाना चेंज हो गया है बॉस। अब ये जिस कंपनी के बॉन्ड, वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। अच्छा सर सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस पे बात होगी क्या, नहीं, दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो थ्री ने क्या क्या चीजें देखी कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी तो बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रही है, कोई रिस्क नहीं है, पेमेंट करती रहेगी क्योंकि बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। दूसरी कंपनी है क्या जो इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रही हो, तो मिस्टर 3 ने देखा कि नहीं, मार्केट में दूसरी कोई कंपनी, दूसरे ऑप्शन, एफडी वगैरह दूसरे नहीं सर, वहां भी 10% तो नहीं, ठीक है सोचते हैं, और मिस्टर 3 ने बोला मैं तो ये बॉन्ड लेता हूं क्योंकि अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 3 ने बोला मिस्टर 2 को भी पता है कि ये बॉन्ड अब प्रीमियम की कंपनी में रिस्क कम है, तो मिस्टर मैं दे तो दूंगा, पर मैं प्रीमियम 1100 में, 1000 तो फेस वैल्यू है, पर क्योंकि मार्केट्स में ऑप्शन ही नहीं है। अब मिस्टर 3 ने भी सोचा, मिस्टर 3 कि दूसरी जगह पैसा लगाऊंगा तो शायद 5% मिले, शायद 6% मिले, पर यहां पैसा लगाऊंगा तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा। 10% किस पर, 1100 पर या 1000 पर, 10% 1100 की भी बात हुई, 10% तो उस पर, विच इज 1, यानी सी ने भले ही 1100 पर उनको ऑफ 1000, ठीक है, पर मार्केट वैल्यू ऐसे 3 टाइम के साथ साथ आगे दूसरे को भी सेल कर सकते हैं, तो मार्केट प्राइस चेंज होती रहेगी, फेस वैल्यू तो वही रहेगी। सर क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि एक बॉन्ड या डिबेंचर कुछ कैसा दिखता होगा, बिल्कुल
कंपनी एक आपके सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्या होता है, आगे चलकर बातें होंगी बहुत सारी। वैसे जल्दी जिसके साथ जो सिक्योर्ड है, अगर बाय चांस कंपनी रीपे नहीं तो उनके पास एसेट्स होते हैं पर्टिकुलरली इसी डिबेंचर के लिए जिसको बेचकर वो इन्हें रिपेमेंट कर दे। आगे और बात है ब्राजील रेलवे का, उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है होने वाला है। तो ये इसी तरह के डिबेंचर्स हम देते हैं। चलती थी, आजकल बहुत टाइम से ये डीमैट फॉर्म में होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अभी हार्ड कॉपीज कम हो गई हैं, या बहुत बिल्कुल कहूंगा तो बंद ही हो गई है। ठीक, तो हार्ड कॉपीज अभी इतनी पॉपुलर नहीं है, सब लोग प्रेफर ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो। वैल्यू समझ, और क्या आज के बाद कभी क्वेश्चन आएगा कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए, तो बता सकते हैं क्या? मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ये समझाने की कोशिश करी है। जल्दी से कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो यहां पर हमने फेस वैल्यू की बात करी, तो क्या, अच्छा कहानी बहुत लंबी हो गई, भूल गए। हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फीचर्स होते हैं बॉन्ड्स डिबेंचर्स के। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का एक और नाम है बॉस, क्या? कि जब बात कर रहे हैं तो एवरी बॉन्ड एंड डिबेंचर हैज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी, बट every bond and debenture has a fixed rate of interest except, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आपने भी पढ़ा होगा। ये किस तरीके का बॉन्ड होता है सर? सर इसमें हम इंटरेस्ट पे नहीं करते, हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये ले लो कितने में, तो अल्टीमेटली मैंने आपको आपसे लिए 94 थे, आपको 6 रुपीज बढ़ाकर 100 पे किया, तो ये मैंने इसको बोलते हैं जीरो कूपन। ऐसे ही होते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। तो इंटरेस्ट रेट तो सब पर फिक्स रहेगी एक्सेप्ट दीज टू। हाँ, हालांकि इंटरेस्ट इन पर भी है, पर एक फॉर्म हूँ आगे। इंटरेस्ट रेट, अच्छा इंटरेस्ट रेट अभी देखा ना, होती है मेच्योरिटी पीरियड। मेच्योरिटी पीरियड मतलब ये मेच्योर कब होने वाला है, यानी कि अगर आपने आज एफडी के लिए, आपको पता है 1 साल बाद आपको एफडी का पैसा वापस मिलेगा विथ इंटरेस्ट। और अगर मान लीजिए आपने एफडी करवाई है 3 साल की, 3 साल बाद विद इंटरेस्ट वापस मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग बॉन्ड्स का भी अलग अलग मेच्योरिटी पीरियड होता है, अलग अलग मेच्योरिटी पीरियड होता है। एक नॉर्मल एक जनरल बॉन्ड कैसे काम करता है वो बताता हूँ। तो मान लीजिए 1000 वाले बॉन्ड की हम बात कर रहे थे, तो मान लीजिए मेच्योरिटी पीरियड हुआ 10 ईयर। जीरो पर तो 1000 रुपीज इन्वेस्ट, ईयर के ईयर पर 20 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पेमेंट्स काम करते हैं। पर यहां पर कुछ बच्चों के मन में रहा है, सर क्या कोई ऐसा बॉन्ड भी हो पीरियड रिडेम्पशन अमाउंट ही नहीं होता हो, यानी जिसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट मिलता रहेगा हमेशा हमेशा? जी हाँ,
पहले का नाम रिडीमेबल बॉन्ड्स, रिडीम मतलब वापस कर देना, यानी एक पीरियड होगा, उस पीरियड के बाद आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। और इररिडीमेबल में मतलब आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, यानी रिडीम इनफाइनाइट, कोई मेच्योरिटी पीरियड होता ही नहीं है, कुछ डिफाइंड ही नहीं है कि कब तक होगा। हालांकि आपको बता देता हूँ एक जनरल, ये तो एक बुक हो गई, जनरली ऐसे बॉन्ड्स कोई इशू करता है क्या? कोका कोला का नाम सुना है क्या? कोका कोला, डिज्नी का नाम सुना है क्या? कोका कोला, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो लेकर आए 100 ईयर बॉन्ड्स, 100 ईयर बॉन्ड्स यानी 100 साल के बॉन्ड्स। आप एक बार दो, आपको 100 ईयर्स तक, 100 ईयर्स तक इंटरेस्ट 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 मिलता रहेगा। अगर इस बारे में और पढ़ना चाहते हैं, बॉन्ड्स सर, परपिचुअल बॉन्ड्स, परपिचुअल का ही वर्ड सुना है क्या सर? जब कंपनीज पढ़ते थे तो देखता था कंपनी के साथ परपिचुअल वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता था, तो यहां पर भी बॉन्ड्स के साथ परपिचुअल नाम से ये फेमस है। आप लोग जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे इनकी डिटेल्स पढ़िएगा, और अगर किसी को इंटरेस्ट आता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे हम लोग इन पर भी बात करेंगे। पर एक बार पहले पढ़ना है कि डिज्नी ने और कोका, तो दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है रिडीमेबल, दूसरा होता है इररिडीमेबल, यानी कि आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, इंटरेस्ट 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 मिलता रहेगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में कॉस्ट अलग अलग तरीके से निकलेगी बॉस, दोनों ही केसेस में कॉस्ट अलग अलग तरीके से निकलेगी, और ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से निकलेगी, ये भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा मेच्योरिटी पीरियड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने तो ये इररिडीमेबल वाली चीजें बहुत कम सुनी है, हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं है कोई कंपनी ऐसे इशू करती हो। हाँ जी, तो ये जो ये वाले बॉन्ड्स इतने पॉपुलर नहीं है, तो आपको ज्यादातर बॉन्ड इश्यूज जो दिखेंगे वो कुछ इसी तरीके के दिखेंगे, रिडीमेबल। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और फीचर देख लेते हैं जिस खत्म हो जाएगा तब कितने पैसे मिलेंगे, जब मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा तब कितने पैसे मिलेंगे, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू समझे सर? अभी एफडी का एग्जांपल भी लिया, सपोज 1 लाख की एफडी करवाई 1 ईयर के लिए एट द रेट 10%, तो एक साल बाद उसकी रिडेम्पशन वैल्यू कितनी हुई सर? 1 लाख प्लस 10%, 1,10,000, तो एक साल बाद जो रिडेम्पशन वैल्यू हुई इस एफडी की वो हुई 1,10,000। ठीक है, तो रिडेम्पशन वैल्यू सोच के बताइएगा कि जो हम रिडेम्पशन वैल्यू होती होगी क्या, दोनों में ही रिडेम्पशन वैल्यू होती होगी क्या? आप बोल रहे हो सर कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें तो रिडेम्पशन, पर इसमें कोई रिडेम्पशन वैल्यू नहीं होगी, हमने अभी भी बात करी थी इस बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आने वाला है फिर से, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फीचर बॉन्ड की। पर इस नाम को बताने से पहले कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, सर ये बॉन्ड इश्यूज हमने इतने ज़्यादा सुने नहीं है। आप अगर गूगल सर्च करेंगे करंट बॉन्ड इश्यूज तो आपको बहुत सारे इश्यूज दिख जाएंगे। का देख सकते हैं कि सर टाटा सर्विसेज लिमिटेड, एनसीडी, एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इस बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ा था, इतनी डेफिनेशंस पढ़ी है सर। कन्वर्टेबल डिबेंचर जो कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल जो किसी दूसरे फॉर्म में, नॉर्मली इक्विटी में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होते।
तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का भी हम देख रहे हैं। देखिए इसमें पूरी इश्यू टाइप दे रखा है, सिक्योर्ड, रिडीमेबल, अनसिक्योर्ड, सब ऑर्डिनेट, रिडीमेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सर इतना बड़ा सरनेम है इसका। तो हाँ, इस बारे में भी आगे देखेंगे कि किस तरीके से सब ऑर्डिनेट डेट कैसा मैनेज होता है। इश्यू पीरियड है, उसके बाद कूपन रेट, कूपन रेट दे रखी है सर 8.85 पर एनम। एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें आप आराम से घर पर पढ़ सकते हैं। पर इस तरीके से बॉन्ड इश्यूज आते हैं। ये तो थोड़ा पुराना है, आप सर्च कीजिएगा करंट बॉन्ड इश्यूज इन इंडिया, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बॉन्ड इश्यूज दिखेंगे और सबकी डिटेल्स देखिएगा। देखिएगा अभी क्या कूपन रेट, इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में वी कुड डिस्कस कि अभी कूपन रेट कितना चल रहा है मार्केट में और क्यों, कूपन रेट कितना चल रहा है मार्केट में और क्यों। अच्छा मेरा क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पर आपको जवाब आता होगा, है नो, सोचकर जवाब देना। अभी आपके हिसाब से, अभी आपके हिसाब से कूपन रेट जो भी चल रहा हो वो एफडी की रेट से ज्यादा चल रहा होगा या कम होगा। मतलब अभी अगर कंपनीज बॉन्ड्स लेकर आती है, बॉन्ड इशू, कि भाई हमें पैसा दो, हमें पैसा चाहिए, हम आपको बॉन्ड्स दे रहे हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो एफडी से ज्यादा होगा या कम होगा। कहा कि एफडी में तो रिस्क बहुत कम होता है, रिस्क कम है, पर हम कंपनी के बॉन्ड्स में लगा रहे हैं तो उसमें कंपैरेटिवली रिस्क ज्यादा होता है। इस रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए, इस रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए कंपनी को इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी आकर बोलेगी कि मैं तो वही इंटरेस्ट रेट दूंगी जो एफडी पर मिलती है, फिक्स डिपॉजिट पर, तो क्या कोई इन्वेस्ट करेगा? बोलेगा नहीं। क्यों करना? जब रिस्क ज्यादा लेने के बाद भी मुझे इतना ही रिटर्न मिल रहा है तो रिस्क कम लेकर इतना रिटर्न लेना बेटर है। तो ज्यादा रिस्क बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा ऑफर करनी पड़ेगी। उस केस में इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, चलें आगे। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बताएं। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अब डिस्कशन करने वाले हैं ना, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि हमारा एक देखने का नजरिया जो है वो बदल देगा। तो आप लोगों ने सबने टैक्स, टैक्स का नाम सुना है क्या? सर टैक्स का नाम तो सुना है, तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं समझने की कि टैक्स कैसे लगता है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल हम वर्ड्स में बातें करेंगे आज कि टैक्स कैसे लगता होगा। हाँ, उसके बाद हम को क्या बोलते हैं? सर अभी तक तो एक्सपेंसेस माइनस करें पर टैक्स लगा नहीं है। और टैक्स, टैक्स लगाते हैं, ये अज्यूम कर, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर ठीक है, इस कैलकुलेशन में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एक लाइन बोलने वाला हूं, सुनना। कोई कंपनी, कोई कंपनी ने अगर अपना डेट से फाइनेंसिंग कर रखी है, डेट फाइनेंसिंग कर रखी है, उस डेट पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा ना, उस डेट पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा ना, इंटरेस्ट पेमेंट, वो डिडक्टेबल टैक्स एक्सपेंस है। क्या है वो डिडक्टेबल टैक्स एक्सपेंस? सर कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। चलिए मान लेते हैं इस कंपनी ने 1000 रुपीज, सेम फिगर्स हैं,
60 बचा। अभी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, ये पीबीटी नहीं है। इसमें से मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट को भी डिडक्टेबल एक्सपेंस मान लेते हैं, इंटरेस्ट को भी माइनस करना है, उसके बाद टैक्स लगाना है। इंटरेस्ट जो मैं पे कर रहा हूँ ना, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, ध्यान से सुना, मैंने पैसे लिए थे मार्केट से, मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो वो भी मेरा एक खर्चा माना जाएगा। तो ये 50 है पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जब पीबीटी पर हम अराइव करेंगे, पीबीटी पर क्या लगता है सर, टैक्स लग के फिर पीएटी आ जाता है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर आने से पहले हम इंटरेस्ट भी माइनस कर देते हैं। मेरे साथ बने रहिए, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहो, मेरे साथ बने रहिए, क्लियर। वो हो गया मेरा 25। ठीक है, एक लाइन सुनी होगी आप सबने, एक लाइन सुनी होगी, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। अगर मैं कुछ पैसे बचाता हूं, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, ठीक है, तो मेरी सेविंग भी मेरी अर्निंग ही हुई। इसको और बेटर समझते हैं, तो सर क्या हुआ, 10 जो हमारा इंटरेस्ट था 10, हमने उसे भी इंक्लूड किया। क्या मतलब, था हमारा 30, हो गया 25, यानी मेरा जब मैं डेट यूज करता हूं ना एज अ फाइनेंस, एज अ सोर्स ऑफ, तो वो मुझे हेल्प करता है मेरा टैक्स बर्डन कम करने के लिए। मुझे किस चीज में हेल्प करता है, मेरा टैक्स बर्डन कम करने के लिए। ये देखो आपके सामने, इंटरेस्ट जैसे ही मैंने डाला गया, ऐसे अगर मैं ऐसे ही अगर इंटरेस्ट मतलब ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है ना, इसमें और डेट यूज करूं, और डेट यूज करूं, यानी जब भी मैं सोचूंगा कि डेट और इक्विटी में से कौन सा कंपैरिजन करूं, ठीक है, जब भी सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे कर रहा हूं, दोनों का देख रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव पॉइंट टैक्स बर्डन, क्यों, क्योंकि जब टैक्स करना बेटर रहेगा, क्योंकि टैक्स शील्ड टैक्स बेनिफिट मुझे मिलता है जब मैं डेट यूज करता हूं, इक्विटी में नहीं मिलता है। तो सर इक्विटी में क्या होता है, इस पॉइंट को मैं रोकूंगा, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वैल्यूएशन कर रहे हैं डेट का, लॉन्ग टर्म डेट का वैल्यूएशन पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट का वैल्यूएशन में अभी हम आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम आएंगे इक्विटी के वैल्यूएशन पर। जब शेयर्स की बात होगी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की बात होगी, तब मैं आपको यही वाला पॉइंट वापस बताऊंगा, तब बात करेंगे कि इसमें क्या होता है। फिलहाल डेट, तो आई होप आपको क्वेश्चंस हो तो बताइए, डरिए मत, अभी खत्म नहीं हुआ है, डरिए मत, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग और क्वेश्चंस और एग्जांपल्स लेकर ये सॉल्व करने वाले हैं। समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट करूं मैं, कैसे कैलकुलेट किया जाए। कुछ भी क्वेश्चंस हो बताइए। तो हम लोग जब सोच रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि डेट और इक्विटी में जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो इनके दूसरे फायदे भी देखेंगे, इनके दूसरे फायदे भी देखेंगे। एक बार एक बात समझना, बिल्कुल सिंपल सा, बहुत बहुत सिंपल लेवल पर जाकर एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोगों को, मान लीजिए हम लोग को एक कार खरीदी, हमने कहा ये कार घर के लिए तो यूज आएगी, घर के लिए तो यूज आएगी, साथ साथ ये बिजनेस में भी तो यूज आ जाएगी, ठीक है। साथ साथ हमारा प्राइमरी मोटिव क्या था, हमारा प्राइमरी मोटिव था कि सर हम कार खरीद रहे पर्सनल यूज के लिए, पर साथ साथ अगर ये थोड़ा बहुत बिजनेस के भी यूज आ जाती तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। तो अब जब हम कार को टू व्हीलर से कंपेयर कर रहे होंगे कि अब मैं कार खरीदूं या टू व्हीलर खरीदूं,
तो कार के साथ एक एडिशनल पॉइंट आ गया कि सर साथ का साथ कार ये भी तो फायदा दे रही है। इसी तरीके से समझना, जब हम इक्विटी और डेट को डिसाइड कर रहे हैं तो सारे पॉइंट्स आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। उसमें से एक पॉइंट ये भी आएगा कि सर डेट के साथ टैक्स बेनिफिट तो होता है, क्योंकि डेट पर हम जो भी पेमेंट करने वाले हैं, डेट पर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, उस इंटरेस्ट पेमेंट का टैक्स बेनिफिट भी मिलने वाला है हमें। क्या इक्विटी में जो डिविडेंड, इक्विटी में क्या पे करते हैं? डिविडेंड। इक्विटी में डिविडेंड पे करते हैं, तो इक्विटी में जो डिविडेंड पे करेंगे उस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं, पर डेट में मिलेगा, पर डेट में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का कैलकुलेशन है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे अब हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन पार्ट। हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट। सब लोग साथ साथ चलेंगे, कैलकुलेशन समझिएगा। मैं नहीं चाहता हम लोग फॉर्मूलाज में उलझे। देखिए फॉर्मूला में उलझने से अच्छा है हम खुद फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश करें कि कैसे आया होगा ये फॉर्मूला। समझते हैं कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट, यानी कि मान लीजिए हमारी कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़ी या हम इन्वेस्ट करना चाहते, दोनों में से आप जो बोलेंगे वो मैं कंसिडर कर लूंगा। बताइए, आप बताइए, हम इस बार जो कॉस्ट निकाल रहे हैं ये फाइनेंसिंग के हिसाब से निकाले या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से निकाले? बताइए जी। चलिए तो फाइनेंसिंग के हिसाब से निकालते हैं। तो हमारी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी और हमने देखा कि मार्केट में इररिडीमेबल डेट मिल रहा है। अच्छा सर, इररिडीमेबल डेट जब भी आपने बोला तो मुझे क्लियर हो गया कि जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे वापस नहीं देने, हमें इंटरेस्ट वापस देना है। इंटरेस्ट पेमेंट करते जाना है। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, तो मार्केट में हमने एक ऑफर, जैसा भी मैंने आपको बॉन्ड ऑफर दिखाया, जैसा लिखा हुआ था, तो इसी तरीके का इररिडीमेबल डेट का ऑफर लिखा हुआ है। देखिए उसमें क्या 10 लाख रुपीस। ठीक है सर, इंटरेस्ट पर एनम बेसिस। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिडर करनी होती है बताइए? मैंने बताया था, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिडर करनी होती है? सर जब याद कर रहे थे तो याद आया कि प्रोसेसिंग चार्ज भी इंपॉर्टेंट होता है। और चलिए इंटरेस्ट रेट हम चेंज, इंटरेस्ट रेट कितनी लेनी जाए बताइए? 7% है। और लिखिए सर यहाँ है 3%। इंपॉर्टेंट चीज रेट एप्लीकेबल है, हम लोग ले रहे हैं ना पैसे तो हम पर एप्लीकेबल है। चलिए ठीक है, इसी तरीके प्रैक्टिकल समझते हैं। हमारे पास एक फोन है। हेलो, कंग्रेचुलेशन सर, आपको बताना चाहेंगे कि आप 10 लाख रुपए का लोन एट द रेट 7%, क्या आप इसे लेना चाहेंगे? आपके हाँ बोलने के 5 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों के पास फोन है, हम लोगों के पास है ना, तो बताइए क्या करें, क्या बोले ने? तो हमने पहले तो पूछ लिया, हमने लिखा जल्दी जल्दी, ठीक है लोन होगा 10 लाख का, इंटरेस्ट है 7%। हमने पूछा हेलो मैम ये प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा क्या? बोले हाँ सर प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा एट द रेट 3%। ठीक है, हमने बोला, ने चेक किया, अरे चेक तो कर ले खुद पर टैक्स कितना लगता है? बोला 40%, अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमने सोचा ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, अब जल्दी से कैलकुलेट करना है कि इसका कॉस्ट पड़ कितना आ रहा है। कुछ बच्चों ने तो इतना सोचना क्या है, इसका पड़ रहा है 7%। नहीं, पहले भी बात हो चुकी है कि जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो सब चीजें इंक्लूड करके करूंगा, और अभी तो दो चीजें इंक्लूड करनी है, एक तो सर प्रोसेसिंग चार्ज और दूसरी चीज टैक्स रेट का फायदा। एक तो प्रोसेसिंग चार्ज का नुकसान जो हो रहा है उसे भी इसमें इंक्लूड कीजिए, और जो टैक्स का मुझे फायदा हो रहा है,
क्योंकि हम इंटरेस्ट पे करेंगे ना, हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो मुझे टैक्स का भी तो फायदा होगा, वो इंक्लूड करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन की जाए बताएं, बताइए जी। और आप भी करना चाहें तो करिए, वरना हम साथ साथ तो करेंगे ही। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेरे याद है थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सर इनफ्लो आउटफ्लो, यानी पहले ये तो देख लें कि इनफ्लो और आउटफ्लो कितना होने वाला है। हाँ देखिए, ये कितना मिलने वाला है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अच्छा, आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ होती है, आजकल क्या होता है ना कि जब लोन आपको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि आप हमें अलग से प्रोसेसिंग चार्ज पे मत करो, हम इसमें से ही काट कर ही देंगे आपको आपका प्रोसेसिंग चार्ज। यानी कि वो लोग प्रोसेसिंग चार्ज खुद ही डिडक्ट कर लेंगे बैंक वाले। तो 10 lakhs में से 3% गया, ठीक है जी, ये समझ आया। तो मैंने बोला 9,70,000, ये 9,70,000 दिख रहा है ना, तो 9,70,000 नेट जो मेरे पास नेट आया हाथ में, नेट पैसा जाए ना, तो पैसा टर्म खत्म होगा, उसके बाद मुझे 10 lakhs वापस। नहीं सर, ध्यान से पढ़िए, इररिडीमेबल, इररिडीमेबल डेट, इररिडीमेबल डेट लिखा हुआ है, इररिडीमेबल लिखा हुआ है, यानी कि पैसा वापस नहीं करा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा सर 7%, पर पर इस 7% पे मुझे टैक्स का फायदा भी तो होगा, इस 7% पर मुझे टैक्स का फायदा भी होगा, यानी जो ये कैलकुलेशन, सॉरी 10 lakhs का 7%, 70,000, सही बोल रहा हूँ क्या? तो चलिए लिखिए 70,000, ठीक है जी। क्यों? 10 लाख तो फेस वैल्यू, 10 लाख तो फेस वैल्यू। सोचना है, अब सोचना है बहुत ध्यान से, क्या कैलकुलेशन कर रहे थे, और ये 5 कैसे आ सकता था सर? जितना इंटरेस्ट है, जितना इंटरेस्ट आप लाने वाले हो उतने इंटरेस्ट का टैक्स परसेंटेज बाकी आपका कॉस्ट है, यानी उतने इंटरेस्ट का टैक्स का बेनिफिट है। इसका 50%, 10 का कॉस्ट है। सर ये वाला अगर आप एग्जाम्पल हमें एक बार दूसरे तरीके से समझा दोगे तो अच्छा रहेगा। वो करते हैं, पहले करते हैं, फिर एक में हम दूसरा लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा भी मैं निकालने आ रहा हूँ टैक्स शील्ड, टैक्स शील्ड का मतलब टैक्स बेनिफिट, इस इंटरेस्ट से मुझे कितना टैक्स बेनिफिट। ठीक है, तो मैं भी कॉस्ट निकाल रहा हूँ मेरी, तो कॉस्ट जब निकाल रहा हूँ तो उसमें से मैं टैक्स का बेनिफिट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि टैक्स का कितना फायदा हुआ इस कॉस्ट में, ताकि उस कॉस्ट में से टैक्स, और फिर जो बचा होगा वो मेरी नेट कॉस्ट आ जाएगी।
20,000 माइनस इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट आया। कैसे? इंटरेस्ट वैसे तो टोटल 70,000 देना है, पर उस 28,000, उस 70,000 में से 28,000 का फायदा मिल जाएगा। इसीलिए इसीलिए हमें जो नेट इंटरेस्ट देना पड़ा 1000, ठीक है, नेट इंटरेस्ट देना पड़ा कितना? 42,000। अब नेट इंटरेस्ट परसेंटेज टर्म्स में चाहते हैं ना यार, कॉस्ट परसेंटेज टर्म्स में देखें 4.3%। ये दिख रहा है ना, ये वाली चीज 4.3%, ठीक है। आई होप ये वाली कैलकुलेशन तो हम लोगों को क्लियर है, ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन क्लियर है ना। बहुत बड़ी बातें कर दी इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा बातें कर दी वाले को, ठीक है, कि सर ये इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस कैसे कर दिया। एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं, ठीक है। अब इस पर हम चेक करना चाहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मान लीजिए इंटरेस्ट ये कैलकुलेशन तो क्लियर है, ये कैलकुलेशन तो क्लियर होगी, ठीक है। समझना चाह रहा हूं, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना चाहता यार, मैं इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि सिंपल मुझे बताओ कि ये जो इंटरेस्ट अगर मैं लाऊंगा तो मुझे टैक्स में कितना फायदा हो जाएगा। ये जो मैं इंटरेस्ट लाऊंगा तो मुझे टैक्स में कितना फायदा हो जाएगा। तो आपने मुझे बोला सर एक काम करो ना, अगर ऐसा कैलकुलेशन करना है तो एक कैलकुलेशन पूरी वापस कर लो जिसमें इंटरेस्ट मत रखो। गलती कर रहा हूं क्या? देख लें। टैक्स जब इंटरेस्ट के साथ था तो 8 था, इंटरेस्ट के बिना था नहीं, मैं ये बोल सकता पर मुझे आपकी प्रोसेस पसंद नहीं है। मैंने कहा ये लंबा लंबा पूरा कैलकुलेशन वापस करने की क्या जरूरत है, ये पूरा कैलकुलेशन वापस करने की क्या जरूरत है यार, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? सर सिंपल सा शॉर्टकट है, आप सीधा इंटरेस्ट पर ही टैक्स रेट लगा दीजिए ना, आपको पता पड़ जाएगा कितना फायदा होने वाला है। ट्वेंटी का 10% कितना? जग रहे हैं ना सर? सर पता पड़ गया ना, मैं पूरी कैलकुलेशन करके रेट लगा दूं तो मुझे पता पड़ गया 2, ठीक है। तो अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी मेरे क्वेश्चन का सवाल मतलब आई एम सॉरी फॉर दैट, आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है ठीक है। तो क्वेश्चन का सवाल नहीं देना, क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन का आंसर क्या है सर? बताइए नेट
इंटरेस्ट मुझे कितना देना पड़ रहा है। ये जो केस मैंने आपको दिखाया, इसमें नेट इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है बताइए सर। इंटरेस्ट टोटल है 18। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ, चीज से पहले वाले क्वेश्चन मैंने क्या किया, बेनिफिट मिल रहा था वो हटा दिया, ताकि मुझे पता पड़ जाए ना कि नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आ रहा है। ठीक है, नेट इंटरेस्ट 42,000 आ रहा है, और इसको मैंने कंपेयर किया मुझे कितना पैसा मिला, इसको मैंने कंपेयर किया मुझे कितना पैसा मिला है नेट हाथ में। तो दोनों को जब कंपैरिजन किया तो मेरे पास एक सही कॉस्ट ऑफ डेट आ गया कि हाँ भाई, मेरा जो डेट है उसका इतना कॉस्ट बनता है। तो कितना चले थे। ठीक है, तो मेरा जल्दी से एक क्वेश्चन और रहेगा आपके सामने। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और फिर हम लोग साथ में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से पढ़िए और जवाब। सर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। कंपनी है, एक कंपनी ने एक कंपनी है, कंपनी को फंड्स की जरूरत थी, तो कंपनी जाती है, पर फेस वैल्यू 100 है। और ठीक है, ध्यान से, कोई बड़ी बात अभी तक मैंने नहीं बताई। फिर कंपनी ने बोला कि मार्केट में तो हालत बहुत खराब है। तो कंपनी ने देखा कि लोग खरीदने को तो रेडी हैं, पर लोग बोल रहे हैं हम डिस्काउंट कितना, 5 रुपीज पर डिबेंचर, यानी कि लोग खरीदने को तो रेडी कितने में, 95 में। 100 का फेस वैल्यू है, पर लोग बोल रहे हैं हम तो 95 में लेंगे, बॉस देना है तो दो। ठीक है, ने देखा कि इस टाइम पे भी कम प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह एंड आप बोलोगे सर ये कैसी बात हुई। अरे देखिए, इसके लिए बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी ना, बहुत सारे खर्चे भी तो होंगे जब इतना सब कर रहा है। पेपर वर्क, सिंपल लैंग्वेज में इतना मानिए कि हम लोगों ने पर्टिकुलरली इस इशू के लिए कुछ खर्चे किए, उसके लिए हमारा 5,000 आ गया। प्रोसेसिंग चार्ज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप रिलेट कर पाते हो, क्योंकि लोन में उस टाइम प्रोसेसिंग चार्ज था। तो ये मान लीजिए प्रोसेसिंग चार्ज इसमें 5,000 है। ठीक है, और ये ने आपको कंसल्ट किया है, कंपनी ने बोला है हमें बताइए तो सही कि हमारी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर 15% लिखा हुआ तो है, क्यों पूछ रहे हो, ऐसा तो है नहीं। जल्दी से, ये क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करके बताइए कि कितना कॉस्ट आ रहा है इस डेट का। कंपनी ने जो ये इशू लेकर आई है डेट का, इसके लिए कंपनी का कितना कॉस्ट आ रहा है, जल्दी से बताइए। रटने की कोशिश ना करें। देखिए मैं मतलब बता सकता हूँ, शायद कुछ लोगों को लगे कि सर फॉर्मूला कर लो और उसे अप्लाई करके आंसर लाना बहुत इजी है। नहीं, लॉन्ग टर्म में इजी नहीं है। आज इजी लगेगा, कल इजी लगेगा, पर आगे क्या, आगे क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए आप लोग क्या चाहते हैं, एग्जाम्स में हमारे ऊपर प्रेशर रहे या हम अच्छे से पीसफुल माइंड के साथ एग्जाम्स दें। तो पीसफुल माइंड के साथ एग्जाम्स कब दे सकते हैं, जब हम फॉर्मूलाज पर डिपेंडेंट नहीं है, जब हमने सिर्फ रटा नहीं फॉर्मूला, हम लोग को आता है कि ठीक है सर ये होता है, ये होता है, ये होता है, और माइंडसेट साथ साथ बना के चलते हैं ना। दिक्कत क्या है,
ठीक है, साथ साथ माइंडसेट बना के चलते हैं, गलती होगी तो दोनों से होगी। ठीक है, चलिए सबका हो गया क्या? जल्दी से जल्दी। अच्छा, ठीक है, माइंडसेट तो सोचते एक बार सोचते हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो है 1000 डिबेंचर्स है, 100 ईच है, मतलब कंपनी टोटल इशू लेकर 1000 इंटू 100 विच वुड बी विच वुड बी 1 लाख रुपी। हाँ सर, 1 लाख। डिस्काउंट 5 का हो गया ना, पर तो फिर सर डिस्काउंट 5 का हो गया, मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, क्या बात करते हैं हम लोग, हम निकालते हैं कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है। ठीक है, फिर इनफ्लो आउटफ्लो को कंपेयर करके हम कॉस्ट निकाल देंगे। तो चलिए डिस्काउंट का पैसा कम करो, है ना। चार्ज, ठीक है सर, इसको थोड़ा और सिंपल नहीं बना सकते क्या? अरे बिल्कुल सिंपल बन, ये चीज देखी क्या? फेस वैल्यू तो उस पर लिखी हुई है, पर मार्केट वैल्यू हमारे पास पैसा आके तरह 95 के हिसाब से, क्योंकि 5 रुपए डिस्काउंट। हाँ सर, तो सर 90,000 हमारे पास इनफ्लो है, पैसा आया 90,000। तो सर अब क्या करें? अब टैक्स शील्ड और इंटरेस्ट को निकाल लेते हैं। सर हमने सोचा कि इंटरेस्ट पे हमें कुछ फायदा, तो इंटरेस्ट में से जो फायदा हटा देंगे तो नेट इंटरेस्ट आउटफ्लो, जिसको हम इससे कंपेयर कर, इंटरेस्ट की बात करते हैं, कितना आप बताइए जी। सर 15% इंटू 1000, ऐसा करूं क्या? ये सब करने की जरूरत है क्या? बताइए, ये सब करने की जरूरत है क्या? क्या डायरेक्ट परसेंटेज टर्म्स में भी कर सकता हूं क्या? चलिए, मैं अभी परसेंटेज टर्म्स की बात नहीं करता हूं, सिंपल अपन अपना करते हैं। सर फेस वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू कितनी थी? 1000 इंटू 100। सर हाँ, मैं जान, पर ये बात याद रखना एग्जाम में बहुत जरूरी है। फेस वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू ले ली और मार्केट वैल्यू की जगह फेस वैल्यू ले ली तो गलत हो जाएगा। समझनी है बात, ठीक है? तो जब मैं देख रहा हूं पैसा आ रहा कितना रहा है, मार्केट वैल्यू, जब मैं देख रहा हूं इंटरेस्ट कितना देना है, तो मैं देख रहा हूं फेस। हमें इसमें टैक्स का फायदा भी तो डालना है, तो ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट कितना जा रहा है मेरा? 7500। अब कंपेयर कर लेते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो को कंपेयर कर लेते हैं। तो मुझे नेट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 7500, कितने पर कितना पैसा मिला उस पर, कितना पैसा मिला उस 1000 मिला 90,000 पर 7500, जब मैं
ये इनका कॉस्ट ऑफ डेट होगा। अब अगर यहां तक बात समझ आई तो एक अच्छी चीज बताऊं जिसमें इतना सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या क्या है सर वो, क्या है, क्या है वो शॉर्टकट? ऐसा कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन है, सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन। ये समझ आया तो मैं उस पर चलता हूँ, वरना टाइम चाहिए। देखने, अब मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है ना? फॉर्मूले से करके, अभी तो खुद ने किया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है सर, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए इतनी मेहनत लगी, अब करके देखना। 8.33%, ठीक है ना? तो ये जो चीज इतना जल्दी हो सकती थी ना, वो हमने लंबे प्रोसेस से क्यों की? पता है, हमें पता, ये दोनों हमारे वर्किंग नोट। तो एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम मेन सोल्यूशन हो गया वर्किंग ना बॉस, किया ना, एग्जाम में डायरेक्ट कर देना है प्लीज, है ना? ये मेरा कहने ये भी है कि हमने वो लंबा वाला प्रोसेस एग्जाम्स में हर कुछ समझाना है कि हर कोई फिगर कैसा है, ऐसा नहीं डायरेक्ट 9 लाख लिख दिया। अरे डायरेक्ट 9 लाख कैसे लिख, 90,000 ये अपन फॉर्म मजा आने वाला है। फिर टैक्स शील्ड, टैक्स बेनिफिट करते, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है हम इसमें पूरे नंबर ऐसे ला सकते हैं, ठीक है? अब ये जो टाइम इन्वेस्ट किया ना आज, इसका फायदा बताता हूँ क्या हो। आई होप आज का ये जो क्लास है ना बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फाउंडेशन बिल्ड करती है आपका। तो ये कोई डाउट ही मत रखना, आप चाहोगे हम नेक्स्ट क्लास में सेम चीजें वापस, ये क्लास का कोई भी मतलब ना, ये क्लास जो भी चीजें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं? हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिडीमेबल डेट करेंगे। रिडीम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें तो पैसा भी वापस, अरे नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब हमें प्रोसेस पता है, वो चीजें एक्स्ट्रा होने वाली है रिडीमेबल, एक तो रिडेम्पशन वैल्यू और एक मेच्योरिटी पीरियड, जो इसमें नहीं था। इसमें मेच्योरिटी पीरियड नहीं था, रिडेम्पशन वैल्यू नहीं थी, उसमें ये दोनों चीजें होंगी, दोनों को साथ में इनकॉर्पोरेट करेंगे और जवाब सामने है सर, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, यहां तक कोई भी डाउट है मुझे बताइए। हाँ, आज का जो प्रैक्टिकल साइड हम देख रहे हैं वो आपको जरूर करना है। देखिए अभी आपसे भी शायद कोई पूछ सकता है कि एफडी में तो कितना, अभी जो करंट चल रही है एफडी रेट्स आई थिंक अराउंड 6, आई मीन 6 भी मैं 5.5% से अराउंड रहती है, 5.5। तो इतना कम इंटरेस्ट रेट, कोई पूछे कि कोई इसका तो ऑल्टरनेटिव कैसे पता पड़ेगा? ऑल्टरनेटिव के लिए क्या करना है? गूगल सर्च करना है, ठीक है? न्यूज़ पढ़ते रहनी है,
तो डेली बेसिस पर तो नहीं बोलूँगा, वीकली मंथली पर नए नए बॉन्ड इश्यूज आते हैं। और मैंने अभी पुराना बॉन्ड इशू दिखाया था, आप लेटेस्ट बॉन्ड इशू और देखिए उनमें इन्वेस्ट कैसे करना है। डीमैट अकाउंट तो फिर भी डिस्कस करेंगे, आप लोग एक बार देखिए कि कौन से लेटेस्ट बॉन्ड इशू और कितनी इंटरेस्ट रेट अभी चल रही है मार्केट में, ठीक है। और बॉन्ड्स की मैंने आपको एक फोटो दिखी, डिबेंचर की मैंने आपको एक फोटो दिखाई है, बहुत सारी फोटोज अवेलेबल है, वो देखिए, उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो देखिए, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, ठीक है। का क्वेश्चन आया सर, ये जो मार्केट वैल्यू इसका कोई, हाँ बिल्कुल, कोई भी बॉन्ड का आप मार्केट वैल्यू जान सकते हो एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाकर। जैसे मान लीजिए कोई सपोज LIC का एक बॉन्ड है, बॉन्ड इशू, अच्छा हर बॉन्ड इशू का एक अलग नंबर होता है, अगर गूगल पर सर्च करो तो उस बॉन्ड इशू का पूरा नाम डाल के फिर साथ में लिखना मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस दिख जाएगी। और चीज है कैसे, क्योंकि आप देखोगे कि अभी जितनी मार्केट प्राइस है फेस वैल्यू से कोई भी मैच नहीं कर रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है इशू कब आया था। मुझे लगता है मैं कुछ डिस्कस करने लग गया हूं आज, और भी हम कुछ क्लासेस में ऐसी बातें करेंगे। फिलहाल आज का फोकस रखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल बातें बहुत बढ़िया बात है, अच्छा हम लोग कर रहे हैं डिस्कस, पर फोकस हटना। तो क्या फोकस कर रहे थे, आज देखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उसके बाद हमने शुरुआत की कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, और कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट पे हमने करके देखा कैलकुलेशन कि कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग आएंगे। आज की क्लास क्लियर होनी चाहिए, रिवीजन कीजिएगा हर जाकर एक बार, और ये क्वेश्चन एक बार मेरी बात माने तो एक बार वापस खुद ट्राई, आप लोग आंसर दे पाते हैं क्या। आज की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, सी यू, गुड बाय।